Mr. Abdul Hafiz with us. He's the Director Marketing of Sigma Scientific Private Limited. It's an extensive chemical industry that is highly acknowledged as a renowned distributor and supplier of all type of special chemicals, diagnostics and healthcare items, equipments, tools, glassware, and fire and safety equipments. So please welcome Mr. Abdul Hafiz. I was the ex-student of chemistry department at Allama Iqbal Open University and currently director marketing and also the co-founder of Sigma Scientific Private Limited. First of all, I would like to thank chemistry department, my administration, and all the faculty members for giving such an honor and opportunity to share my experience, my hard work and efforts being an entrepreneur. Now, come to the topic. मैं बात करूँगा कि ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से इस चीज़ पे काम कर रहा था, तो मैं स्टार्ट में ये डिस्कस करूँगा कि बीइंग अ स्टूडेंट हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं, क्या मेंटालिटी इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से हम मोस्टली बीइंग अ केमिस्ट खास करके हम टारगेट हमारा होता ही केमिस्ट्री के बाद हमारे माइंड में होता है कि जॉबियन लग जाना है, टीचर बनना है, हम इस फील्ड की तरफ आ ही नहीं सकते। और लोग हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो केमिस्ट्री इज़ अ वास्ट फील्ड फॉर बिजनेस फॉर एंटरप्रेन्योर्स, उसके मतलब हम बात करेंगे। मैं 4 चीज़ों पे पहले स्टार्ट में बात करूँगा: जॉब और बिजनेस, माइंडसेट एंड वर्बल फोबिया, विच बिजनेस टू डू, इज इट डिफिकल्ट टू बी एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉब और बिजनेस। बिजनेस करने के लिए यानी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक चीज़ मस्ट है कि आपका विजन होना चाहिए कि आपने बिजनेस करना है। इसके लिए ये चीज़ नेसेसरी नहीं है कि आपने जॉब छोड़नी है, आपने शुरू से हार्डवर्क करना है, बाहर रहना है घर से और 24 आवर्स काम करना है, ऐसा नहीं है। हमारे माइंडसेट में शुरू से ये चीज़ डाल दी जाती है कि बिज़नेस करने के लिए तो आप जॉब नहीं कर सकते। हमें क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए होती है, समटाइम्स ऐसे सिचुएशन होते हैं, घर में इन्वायरमेंट होते हैं कि घर के अखराजात होते हैं, ऐसा और मसाइल होते हैं, तो हम फिर शुरू से जॉब को ही टारगेट करते हैं और बिज़नेस की तरफ आने का सोचते ही नहीं हैं। हम इस चीज़ को टारगेट ही कभी नहीं करते कि क्या जॉब के साथ बिज़नेस किया जा सकता है। वी शुड टारगेट इट, येस इट इज़ पॉसिबल। आप बिज़नेस को टारगेट रखें, आपका विजन होना चाहिए, आप प्लेटफॉर्म के लिए सर्च में रहें, प्लेटफॉर्म बनाएं और साथ जॉब करते रहें। लाइक मैं अपनी एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स आस्क समथिंग फ्रॉम यू ऑल द स्टूडेंट्स। इस टाइम आप जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फाइलर हैं या जिनका एनटीएन बना हुआ है? एनीवन? कोई भी नहीं होगा। मी माई सेल्फ एंड माई को फाउंडर, अप्रैल 16, 2016 3rd सेमेस्टर था हमारा केमिस्ट्री में। वी बोथ वर सिटिंग इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और हमने खुद को रजिस्टर किया और हम यहीं बैठे, हमने खुद को एज अ फाइलर रजिस्टर किया। क्योंकि हम ऑलरेडी ये विजन लेके चल रहे थे कि हमने इस डिग्री की कंप्लीशन के बाद बिज़नेस करना है और बिज़नेस के लिए हमने प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बना चुके थे। हम उस पर कॉन्टीन्यूसली काम करते रहे। हमारी कंपनी का लोगो, हमारी कंपनी का नेम, ईच एंड एवरीथिंग वाज डिस्कस्ड एंड प्री प्लान्ड बिफोर फिनिशिंग द डिग्री। हम ऑलरेडी चीज़ इस पर कर चुके थे, लेकिन हमने डिग्री कंप्लीट की, उसके साथ आई वाज आल्सो डूइंग द जॉब। और इवन जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, मैंने घर वालों के फोर्समेंट की वजह से मैंने अप्लाई किया गवर्नमेंट जॉब के लिए और आई वाज सिलेक्टेड एज एन AEO एट 17 ग्रेड ऑफिसर एट डिस्ट्रिक्ट अटक। लेकिन आई डिडंट ज्वाइन, मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना चुका था, मेरा विजन था, बिजनेस था, तो इस वजह से मैंने उसको ज्वाइन ही नहीं किया। ऑल्दो इसके लिए मुझे बहुत स्टार्ट में मुश्किलात फेस करनी पड़ी घर वालों की तरफ से, लेकिन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह दे आर हैप्पी। सेकंड चीज़, माइंडसेट एंड वर्बल फोबिया बहुत मैटर करता है डेली लाइफ में। अगर आप देखें, जो लोग अमीर हैं, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उनकी फैमिली में पैदा होने वाले लोग, उनके जितनी आगे सन्स डॉटर, वो बिज़नेस ही करते हैं, वो अमीर से अमीर तर होते चले जाते हैं। लेकिन जो पुअर हैं या एवरेज हैं, बहुत कम ही ऐसा कोई आपको एग्जांपल मिलती है कि वो बिज़नेस की तरफ आएँ। मोस्ट ऑफ द केसेस
वो पुअर फैमिली के लोग या एवरेज लोग एवरेज ही डाया करते हैं। माइंड सेट बहुत मैटर करता है। हमारे डेली लाइफ में बहुत से ऐसे वर्बल फोबिया हैं जो हमारे दिमागों में डाल दी जाती हैं हमारे इन्वायरमेंट की वजह से, जिसकी वजह से हम बिज़नेस की तरफ आ नहीं सकते। लाइक एग्जांपल देता हूँ, हमें बता दिया जाता है कि जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ज़्यादा हिसाब होगा। ऐसा ही है? ज़्यादा पैसा बुरी चीज़ है, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। ऐसा ही है? लेकिन पैसे से खुशियाँ मिल सकती हैं। इट इज़ फार बेटर टू क्राई इन अ BMW देन टू क्राई इन ऑटो रिक्शा। नेक्स्ट बात करते हैं हम विच बिजनेस टू डू। हमारे पास बिजनेस आइडिया ही नहीं होता। हम बिजनेस करना चाह रहे होते हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी होंगे, हमारे पास आइडिया नहीं है। एक चीज़ बिजनेस करने से पहले अपने माइंड में बिठा लें कि कोई बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता, कोई बिजनेस अच्छा बुरा नहीं होता जब तक आप हलाल कमा रहे हैं। अगर हलाल कमा रहे हैं, आपका बिजनेस छोटा है, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। लेकिन ना, अगर आप शुरू से ही टारगेट ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसको आपको नज़र आ रहा है कि हराम है, वो कभी ना कभी आपको जाकर मरवा देगा। तो बिजनेस अच्छा बुरा हलाल और हराम के रेफरेंस से ज़रूर होता है, लेकिन इसके अलावा हम पहले ही सोच लेते हैं कि बिज़नेस ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये व्हाट्सएवर। हमारे पास आइडिया नहीं है। नो आइडिया मीन नो बिजनेस। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इससे उलट होता है। हमारे पास हम लोगों से जाकर पूछते हैं, मेंटोर से जाकर पूछते हैं, मेरे पास इतने पैसे हैं, क्या बिजनेस करूं? मतलब आपका पर्सनल इंटरेस्ट ही नहीं है, आपका अपना विजन ही नहीं है, आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या बिजनेस करें। व्हाट इज आइडिया? आइडिया इज सर्चिंग समथिंग, सीइंग अ प्रॉब्लम एंड सॉल्विंग इट बाय योरसेल्फ। आइडिया आपको कॉन्फिडेंस देता है, आपको इनिशिएटिव लेने का हकदार बनाता है। अगर आपके पास आइडिया नहीं है, आप कहते हैं मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, रिसोर्सेज नहीं है, दैट इज 100% रॉन्ग, एज आई हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग माई 2 years। रिसोर्सेज भी आएंगे, अपॉर्चुनिटी भी आएगी, लेकिन अगर आपके पास आइडिया नहीं है, आप इनिशिएटिव नहीं ले सकते, आप कवर्ड हो जाएंगे, बुज़दिल हो जाएंगे। और बुज़दिल होने की सबसे बड़ी रीज़न एक वो टाइम पीरियड होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस जितनी आपकी एज बढ़ती जाती है, आप कवर्ड होते जाते हैं। अगर आप टाइमली डिसीजन लेंगे, इनिशिएटिव लेंगे, तो आप लोग एक अच्छे लेवल पे, एज ऑलरेडी मैडम बता चुकी थी पहले, कि हमारा भी विजन यही था स्टार्ट में कि जो हमने MSc का कि अगर हमने जॉब ही करनी है, 5, 6, 7 साल आप जॉब करते हैं। जॉब मेरे नज़दीक जॉब जो है, जो सैलरी है आपकी, उन लोगों के लिए जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए सैलरी एक रिश्वत है जो आपको दे दी जाती है, और बस आपकी एफर्ट्स का आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आप जितनी एफर्ट कर रहे हैं उसका फ़ायदा किसको हो रहा है? उस ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है, चाहे वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी एफर्ट सारी वेन जा रही हैं, ऑल इन वेन। आपको सैलरी थमा दी जाती है, वो आपके लिए रिश्वत है। आपकी एफर्ट्स को इस्तेमाल करके एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो जाती है। तो हमारा भी विजन स्टार्ट में ये ज़रूर था कि हमने कुछ ऐसा करना है ताकि जिस एज में स्टूडेंट्स 29-30 ईयर्स में डिग्रीज कंप्लीट करके जॉब्स की सर्च में होते हैं, उस टाइम हम एक अच्छी पोजीशन पे हो। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड करंटली, लेकिन स्टिल आई एम फार मोर सेटिस्फाइड कि मैंने जॉब छोड़ी है EO की, और एक अच्छे लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइडिया के मतलब कि आइडिया आपको कॉन्फिडेंस देगा। आइडिया नया भी हो सकता है, आइडिया पहले का भी हो सकता है, लेकिन आइडिया के लिए एक चीज़ मस्ट है कि आइडिया के लिए स्पेस होना ज़रूरी है। एग्जाम्पल उबर क्रीम। कैसे उबर क्रीम एकदम आई छा गई? क्यों? इतनी ज़्यादा स्पेस मौजूद थी मार्केट में, लोग ऑलरेडी तंग थे टैक्सी ड्राइवर से, इनसिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी नहीं थी, स्पेस मौजूद थी। इनिशिएटिव लिया, उबर क्रीम आई, और आज आप लोग देख लें छा गई। तो आइडिया के लिए मस्ट है कि आप सर्च करें। जब तक आप मार्केट में अपने आसपास अराउंड स्पेस नहीं ढूंढ सकते, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। जिस दिन आप स्पेस ढूंढ लेंगे, उस दिन आपको आइडिया भी आएगा। 4th थिंग, इज इट डिफिकल्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर?
हमारे यहाँ जब एंटरप्रेन्योर की बात होती है, बिज़नेस की बात होती है, सबसे पहले हमें यही बताया जाता है, हमारे माइंड में ही आता है बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत टाइम चाहिए, पैसे चाहिए बहुत ज़्यादा, इसके लिए आपको बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल रिस्क लेना पड़ेगा। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। द प्रॉब्लम इज़ दैट जब भी हम बिज़नेस का सोचते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का सोचते हैं, हमारा माइंड सबसे पहले बिलियनियर्स की तरफ जाता है। हम सोचते हैं बिल गेट्स, टाटा अंबानी, मार्क ज़करबर्ग, हम डायरेक्ट उनकी बिलियनियर्स के मतलब सोचते हैं, लेकिन वो किस लेवल से होके गए हैं, क्या एफर्ट्स उन्होंने किए हैं, उसको हम कभी नहीं सोचते। फॉर मी बिजनेस या एट द स्टार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इट इज़ ओके, इनफैक्ट इट इज़ बेस्ट कि आप एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर दें जो प्रॉफिटेबल हो और सस्टेनेबल हो, ना जिससे आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, ना जिससे आपको दूसरे मसाइल फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब एंटरप्रेन्योरशिप के लिए 4 प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनको मैंने एक सेंटेंस में समराइज कर दिया है। स्क्रैच द इच विद कोर मिनिमम, फाइट पैशनेटली विद लेस। इस लाइन में 4 प्रिंसिपल्स आपको मिलेंगे। स्क्रैच द इच विद कोर मिनिमम, फाइट पैशनेटली विद लेस। सबसे पहले है जी स्क्रैच द इच। एग्जाम्पल देता हूं, बिल बोमैन की ट्रैक कोच थे एक, उन्हें अपने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे जूतों की तलाश थी जो लाइट वेट हों, ज़्यादा टाइम निकाल जाएं, सस्ते भी हों। एट द स्टार्ट की बात करूं, उनको ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था अपने स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने क्या किया, रबर ली, मार्केट में गए, लोकल वर्कशॉप में गए, रबर को प्रेस रीशेप करने वाली मशीन में डाला, उससे कुछ सैंपल्स तैयार किए, उसको फर्दर थोड़ा सा उसने उस पर काम किया, और फर्दर जब उनको वेयरिंग के काबिल हो गए, जब पहनाए स्टूडेंट्स को, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के काफ़ी करीब थे, हल्के थे, सस्ते थे। इसी आइडियाज़ पे उसने फर्दर काम किया, और नाउ ही इज़ द फाउंडर ऑफ नाइक। तो कहने का मकसद है कि अपने आसपास या ख़ास करके अपनी लाइफ में इच ढूंढें, प्रॉब्लम ढूंढें। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप निकाल सकते हैं विद योर ओन प्रोडक्ट, दैट कैन बी एन आइडिया। दूसरों का प्रोडक्ट, दूसरों के प्रॉब्लम्स पे भी आप काम कर सकते हैं, लेकिन जितना अच्छे से आप अपने प्रॉब्लम को जानते हैं, उसके लिए जितना काम कर सकते हैं वो दूसरों के लिए नहीं कर सकते। हमारे यहाँ पाकिस्तान में कॉपी पेस्ट का बहुत रुझान है। अभी एग्जांपल ऑलरेडी सुबह आपने देखी, लाइक मुल्तानी कुल्फ़ी, असली मुल्तानी कुल्फ़ी, असली देसी मुल्तानी कुल्फ़ी। मुझे तो ये डर है कि कल को इसके साथ तीला भी असली कर देंगे, और असली तीला कुल्फ़ी। लाइक आपके पास रिसोर्सेज हैं, इन्वेस्टमेंट है, आइडिया नहीं है। पिज़्ज़ा हट, आपने कभी देखा कि जहाँ पे पिज़्ज़ा सेल, एक दो एग्जांपल्स को छोड़ के मोस्ट केसेस में आप क्या होता है, पिज़्ज़ा हट के अलावा दी पिज़्ज़ा हट, न्यू पिज़्ज़ा हट, इटालियन पिज़्ज़ा हट। क्यों भाई, पिज़्ज़ा के लिए पिज़्ज़ा हट के साथ ही आप लोग चिपक गए हो? आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं, स्पेस ख़त्म हो गई है। कॉपी पेस्ट पे जब आप लोग चलेंगे तो ना आपको कभी आइडिया आएगा, ना आप बिजनेस कर सकते हैं, ना सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं। विथ कोर मिनिमम, कोर मिनिमम कि आपने देखना है कि आप जब आपके पास आइडिया है, आपने उसको इंप्लीमेंट करना है, तो उसके लिए कोर क्या चीज़ है, मेन फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप एक बर्गर की शॉप बनाना चाह रहे हैं, कोई बताएगा क्या क्या ज़रूरत है स्टार्ट में, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, कोर क्या उस चीज़ की बर्गर बनाने की? अच्छी शॉप, अच्छी एम्प्लॉयज़, अच्छी प्लेस। एग्जैक्टली रॉन्ग। टेस्टी बर्गर्स, ये आपकी कोर है। उसके लिए आपकी शॉप कैसी है, एम्प्लॉयज़ कैसे हैं, दैट डजंट मैटर। हमारे लिए मसाइल ये है कि आइडिया होने के बावजूद हम लोग स्टार्ट में इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि उसके लिए अच्छे ऑफिसेज चाहिए, हमें पैसा बहुत चाहिए। वी शुड फोकस ऑन मस्ट टू हैव, नॉट ऑन
नाइस टू हैव। आपके लिए ऑफिस नहीं है, आप किसी के साथ ऑफिस शेयर भी कर सकते हैं। आपके लिए मस्ट नहीं है आप ऑफिस रखें। आपके लिए कंसल्टिंग टीम नहीं है तो आप मस्ट नहीं है कि कंसल्टिंग टीम रखें। फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स का आप रिप्लाई खुद कर सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें स्टार्ट में मैनेज करें। इनफैक्ट अगर आप अपनी बिजी लाइफ से आप जो टाइम वेस्ट करते हैं टीवी, टेलीविजन में, मूवीज़ में, ड्रामाज में, सोशल मीडिया में, अगर आप उसको सर्व करें स्टडीज़ में, इस बिज़नेस को स्टडी करने में, उन लोगों के एक्सपीरियंस स्टडी करने में, और एफर्ट करें इस टाइम में अपने बिज़नेस के लिए, आपको जॉब छोड़ने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, आपको फंडिंग की भी इश्यूज़ नहीं आएंगे। थर्ड बात करता हूँ मैं, फाइट पैशनेटली में। आइडिया आपके पास आ गया, आपने लिए उसके लिए स्टेप इनिशिएटिव भी ले लिया। अब आपने इतनी बड़ी भीड़ में अलहदा कैसे दिखना है, ये चीज़ मैटर करती है। आपकी ही प्रोडक्ट जिस पे आप काम करें उसी तरफ लोग क्यों आए? ऑलरेडी मार्केट्स में इतने बड़े ब्रांड्स, इतने मार्केट्स बैठी हैं, उसकी तरफ क्यों नहीं जाएं? दिस मैटर्स। इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है स्टार्ट में कि ऐसा क्या आप अपने बिजनेस में ला रहे हैं जो इनोवेटिव हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो। इसका एक बेस्ट सोल्यूशन जो मुझे, बहुत से और सोल्यूशन हैं, एक बेस्ट मेथड जो है वो ये कि अपने कम्पिटिटिव ब्रांड को चैलेंज करें। जो मार्केट में सबसे रनिंग ब्रांड है उस आपसे बिजनेस से रिलेटेड, उसको चैलेंज करें, उसके एंटी चलें। एग्जांपल है डंकिन डोनट्स, स्टारबक्स के ऑपोजिट चलता है, हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को एंटी डंकिन डोनट्स क्या के, एंटी स्टारबक्स क्या के सेल आउट करता है। वो हमेशा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हम स्टारबक्स की तरह क्यों नहीं है, तो लोग आपकी तरफ क्यों आए, दूसरे ब्रांड की तरफ क्यों ना जाएं, आपसे रिलेटिव चीज़ की तरफ। ये आपने डिसाइड करना है, इस पर काम करना है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। एंड लास्टली, विद लेस, नंबर्स पे फोकस नहीं करना। बहुत से लोग जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आइडिया होने के बावजूद उनका माइंड होता है बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हों, अच्छी प्रोडक्ट हो, इसमें इतने फीचर्स हों, एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा हों, इतने सर्वर्स हों, व्हाट्सएवर। दिस डजंट मैटर। क्या अभी आपने सोचा कभी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी कभी ब्रांचेज हैं किसी और कंट्री में? बना सकते हैं, उनके लिए मुश्किल है? नहीं मुश्किल आएगा इसको, लेकिन नहीं बनाते बिकॉज दे डोंट फाइट विद नंबर्स, दे फाइट विद देयर कोर। तो कोर से स्टार्ट में compete करना सीखें, बजाय आप नंबर्स की तरफ जाएं। लेस के साथ compete करना सीखें और अपनी चीज़ को अच्छे तरीके से इतना मार्केट कर सकते हैं, वो आपके लिए उतना ज़्यादा मैटर करेगा। Now I will request my co-founder of Sigma Scientific and currently CEO of Sigma Scientific to come here and further elaborate our idea of business and the business layout of Sigma Scientific Private Limited. Please give a big hand. सबसे पहले मैं अपने टीचर्स और इस डिपार्टमेंट को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें इस काबिल बनाया और आज हम आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहते हैं। और मैं स्टार्ट लूँगा अपने एक क्वेश्चन से। सब लोग पैदा हो जाते हैं, खा पी लेते हैं, बड़े हो जाते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को दुनिया में ले आते हैं, 3 बच्चे पैदा कर लेते हैं और मर जाते हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग यही काम करते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरी साइड पे जाके देखें, ये एक क्वेश्चन है। अगर हम एक किसी को भी देखते हैं, बकरी को, बिल्ली को, किसी भी दूसरे जानवर को, तो ये साइकिल सबका सेम है, हम इंसानों का भी, बाकी सारी चीज़ों का भी। तो क्या चीज़ है जहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट होता है हम इंसानों में और दूसरी क्रिएशंस में? तो उसमें सबसे बड़ा जो एक डिफरेंस अल्लाह ताला ने बता दिया हमें कि आप जब इस दुनिया में आ गए, आपको शऊर दे दिया, आपको समझ दे दी, इल्म दे दिया, तो उसके बाद आपने कुछ ऐसा करके जाना जो बाकी क्रिएशंस के लिए और अपने इंसानियत के लिए कुछ हमने बेहतर करके जाना होता है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है हम सारों के लिए कि हमने इस पर कभी सोचा कि हम दुनिया में आ तो गए, हमने कोई पता नहीं कब चले जाना। तो जब हम चले जाएंगे तो कोई हमें क्यों याद करेगा हमारे पीछे? मैं क्या करके गया था? कुछ अच्छा किया था, कुछ बुरा किया था, या कुछ भी नहीं किया था? एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए। वो अच्छा था या बुरा था वो एक अलग टॉपिक होगा। दूसरा क्वेश्चन,
हमारी सारी सोसाइटी में हम जिन लोगों को देखते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है उन लोगों को देख के, जब हम देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग होते हैं, सफ़ेद बाल होते हैं, सफ़ेद दाढ़ी होती है, सफ़ेद मूछें हो जाती हैं, कमर झुक जाती है, लेकिन वो बेचारे मेहनत कर रहे होते हैं। क्यों? क्या उन्होंने अपनी 20 साल 22 साल की एज में अगर हम काम करना शुरू कर देते हैं तो उन्होंने 62-63 साल की उम्र तक इतना काम भी नहीं किया कि अपने आखिरी 5 साल सुकून से बैठ के गुजार सकें वो। हालांकि सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया होता है, पूरी ईमानदारी से काम किया होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब वो एंड पे जाते हैं, आखिरी लाइफ उनकी होती है, वो सुकून से नहीं गुजार सकते, उनको फिर मेहनत करनी पड़ रही होती है। तो इस हवाले से जो मेरा अपना एक नज़रिया, जो मैं सोचता हूँ, जो मैंने सीखा है ज़िंदगी में और पढ़ा है, मैं समझता हूँ कि हमें 25 से लेकर 40 तक स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, और इस टाइम में हमें इतनी स्ट्रगल कर लेनी चाहिए कि इसके बाद की ज़िंदगी आप अपनी फैमिली के साथ सुकून के साथ, इज़्ज़त के साथ अपने घर में गुजार सकें। आपको मारे मारे ना फिरना पड़े, कि ऑफिस में ना जाना पड़े, कहीं पे जाके मजदूरी ना करनी पड़े, आप किसी और के आगे जाके एटलीस्ट हाथ ना फैलाना पड़े कि मेरे हालात तंग है तो मुझे रख लो अपने पास। क्योंकि जब आपकी एज 50 से ऊपर जाती है तो आपकी एनर्जी कम हो जाती है, आप किसी के लिए प्रोडक्टिव नहीं रहते। उस वक्त 2 ही वजह से आपको रख रहा होता है जॉब पे। एक वजह क्या होती है कि आपका एक्सपीरियंस उसके काम आ रहा होता है, या फिर ऐसा होता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स ऐसे होते हैं कि वो आपको फायर नहीं कर सकते, जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को सोचते हुए आप जब अपनी लाइफ को प्लान करने की कोशिश करेंगे कि मैंने आगे कैसे जाना है, तो आपको कुछ चीज़ें समझ आना शुरू होंगी, क्योंकि आपको बेसिक प्रॉब्लम समझ आ रहा होगा कि असल प्रॉब्लम क्या चल रहा है हमारी सोसाइटी में, हमारे मुल्क में, हम लोगों में। इसके बाद एक चीज़, जब हम यूनिवर्सिटी में सब लोग होते हैं, इन्हीं चेयर्स पे, कुछ दिन पहले की बात है हम भी थे, और भी बहुत सारे लोग गुजर गए, आगे भी लोग आते रहेंगे, लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, यूनिवर्सिटी की चेयर पे, क्लासरूम में बैठ के, कैंटीन पे या लाइब्रेरी में, सब लोगों के माइंड में एक चीज़ होती है कि जब मैं प्रैक्टिकल फील्ड में जाऊंगा तो मेरे पास एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा बैंक बैलेंस होना चाहिए, मेरा लग्जरी लाइफस्टाइल होना चाहिए, मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ। कौन है जो दुनिया नहीं घूमना चाहता? शायद कि 1% भी नहीं घूमते। हमारे कंट्री में इवन कि हम लो क्लास गाड़ी की भी बात करें तो 1% रेशो है जिन लोगों के पास गाड़ियाँ इस मुल्क में। लग्जरी गाड़ी की तो हम बात नहीं करते। हमारे मुल्क में 80% से ज़्यादा लोग हैं वो जिनके पास अपना घर नहीं है। किसी का चले गांव में होगा तो शहर में आके फिर वो किराए पे रह रहा होगा। तो हम ये सारा कुछ क्यों नहीं कर पाते? क्या हम मेहनत नहीं करते? हम बहुत मेहनत करते हैं। क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? हमारे पास बहुत टैलेंट है। क्या हमें समझ नहीं है? हमारे पैसे को चोरी कर लेता? ऐसा भी नहीं होता। लेकिन एक प्रॉब्लम है छोटा सा जिसको हमें समझने की ज़रूरत होती है। वो कौन सा होता है? एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक बड़ा सा पत्थर आपने गिराना कहीं से, क्या करोगे? एक पहलवान क्या करेगा? जोर लगाएगा। लेकिन एक इंजीनियर क्या करेगा? एक छोटी सी रॉड लेगा, उसको डाल के गिरा देगा। कहाँ से पे फ़र्क आया? इंटेलिजेंस का, टेक्निक का, टेक्नोलॉजी का। क्या हम बेटर टेक्निक यूज़ करके, बेटर प्लेटफॉर्म यूज़ करके, थोड़ी मेहनत करके ज़्यादा काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरफ जाते नहीं हैं। क्यों? एक हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ जिसका हमें शायद समझ नहीं है ज़्यादा लोगों को। ब्रिटिश ने आके सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया, लोगों का बिजनेस डिस्ट्रॉय कर दिया, और उस दौर में उन्होंने क्या किया कि लोगों को यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बना ली, मुलाजिम रख लिया सारों को। और उनकी एक पॉलिसी थी, जो भी लोकल बंदा बिजनेस डेवलप करता था वो उसको डिस्ट्रॉय करते थे। जो उनके पास नौकरी करता था उनके अदारों में, उसको फाइनेंशियल जॉब सिक्योरिटी होती थी। ये चीज़ हमारी जनरेशन्स में चली है, इवन 7-8 जनरेशन हमारी पास ऑन होगी इस पर। आज हमें नहीं समझ कि हम नौकरी के पीछे क्यों जाते हैं, सारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब। ये हमारी जनरेशन्स में, हमारे ब्लड में, हमारी उसमें साइकोलॉजी में ये चीज़ घुस चुकी है। हमें निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बड़ों ने ये देखा कि जिसने अपना बिजनेस किया उसको किक आउट किया, उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। वो बेचारा मारा मारा फिर खाने के लिए। जो अंग्रेज़ों के पास नौकरी करता था वो, उसका लाइफस्टाइल अच्छा होता था, उसको राहत मिलती थी, उसको ज़मीनें भी मिल जाती थी। ये चीज़ें हमारी नस्लों में शामिल होगी कि जो बंदा नौकरी करेगा वो फाइनेंशियली सिक्योर रहेगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है। अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है? हमने अपना बिजनेस स्टार्टअप लेना है। हम मुसलमान हैं, किस चीज़ पे बिलीव करते हैं? हम नारे लगाते हैं सारा दिन अल्लाह की नबी की मोहब्बत में। जब अल्लाह के नबी ने हमें फरमा दिया कि 90% आपका जो रिस्क है वो किधर है? वो बिज़नेस में। तो फिर हम सारा दिन सड़क पे अगर नामूसे रसालत का झंडा लेके खड़े रहें, मोहब्बत रसूल का झंडा लेके खड़े हैं, और बिज़नेस के टाइम पे हमें कहें नहीं यार नौकरी ठीक है, तो मैं तो यहीं पे तौहीन रसालत कर गया। इस चीज़ को क्यों नहीं हम सारे सोचते
कि जब अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी ने खुद तिजारत की, हम क्यों नहीं तिजारत करते? इसके अलावा एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुसलमान दुनिया में बड़े अरूज पर थे, एकदम से आके यूरोपियंस ने 200-250 साल पहले पूरी दुनिया में मुसलमानों का जो 800 साल पुराना एक सेटअप चल रहा था उसको तबाह बर्बाद कर दिया और हम कुछ नहीं कर सके। आज 2-3 महीने पहले जो लोग न्यूज़ के साथ टच है, एक चीज़ पता होगी, चाइना और अमेरिका की टेक्नोलॉजी वारफेयर स्टार्ट हो गई थी। ट्रेड वार कह लो, टेक्नोलॉजी वार कह लो। उसमें क्या हुआ, गूगल ने, हवावे कंपनी चाइना की गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है, उसको ये बैकअप वगैरह सपोर्ट देने से उन्होंने कहा हम नहीं करते। उन्होंने क्या कहा, दफ़ा हो जाओ, 1 महीने के अंदर हम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कर रहे हैं। क्यों? आज चाइना दुनिया में क्यों रूल कर रहा है? एक थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी, जिसको कहते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल। आप किसी पे डिपेंडेंट क्यों हैं? हम अमेरिकन के आगे क्यों झुकते हैं? हमें वेपन्स चाहिए उनसे। हम रशियंस के आगे जाके भीख मांगते क्यों? हमें वेपन्स चाहिए। हम चाइना के आगे भीख मांगते क्यों? हमें टॉयज़ चाहिए, हमें पेंसिल चाहिए, हमें रबड़ चाहिए, जो हमारे मुल्क में नहीं है। हम क्यों झुकते किसी के आगे? इसीलिए झुक रहे हैं। अगर आज हर चीज़ हम अपने कंट्री में पैदा करना शुरू कर देंगे तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम किसी के आगे झुकें? हम क्यों अरब कंट्रीज़ के आगे जाके झुक रहे होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर हाथ जोड़ के भीख मांग रहे थे उनके सामने, क्यों? क्या हम अपने कंट्री में सोलर बैटरीज नहीं पैदा कर सकते? हम कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों का, ये तो वो चीज़ें जो ऑलरेडी हमेशा जब भी आप जहाँ पे बिजनेस के लिए मोटिवेशनल कुछ आपको सेटअप मिलेगा, ये चीज़ें हर कोई बातें कर रहा होता है। थोड़ी सी मैंने भी कर ली, अपना हिस्सा डाल लिया, लेकिन बात क्या है, हम बिज़नेस कर नहीं सकते। क्यों? आज भी सुबह से हम बात सुन रहे थे, ऑनरेबल स्पीकर ने बहुत अच्छी बातें की। मैं गारंटी से कहता हूँ, कोई एक बता सकता है किसी को पता चला बिज़नेस कैसे शुरू करना है? करना चाहिए, सब ने बताया, हमेशा बताते हैं, बहुत अच्छा है, सारे बताते हैं, लेकिन बिज़नेस शुरू कैसे करना था? आपने फर्स्ट ईंट जो लगानी थी वो कहाँ से लगनी थी? किसी ने बताया? किसी को नहीं पता। आप केमिस्ट हैं, आपको हमेशा यहाँ पे बता दिया जाता है कि आपने एप्पल ऐसे बन गया, अलीबाबा ऐसे बन गया, फलां ट्रेडमार्क ऐसे ऐसे डेवलप हो गया, इतना बड़ा बन गया। भाई सोचने की बात ये कि आप तो केमिस्ट हो। आज की अगर हम इस सेशन की बात करें, आपका एप्पल आईफोन फ्लॉप हो गया या चल गया, आपके लिए मेरे ख्याल से इतनी लर्निंग नहीं है उसमें। नोकिया फ्लॉप हो गया या चल गया, लर्निंग नहीं है। क्यों? जाबिर बिन हयान ने 1000 साल पहले अगर सल्फ्यूरिक एसिड बनाया तो वो आज भी काबू है इधर ही, फ्लॉप नहीं हुआ। आपका तो सब्जेक्ट केमिस्ट्री, आप क्यों डरते हैं? जो मेडिसिन किसी चीज़ के लिए 500 साल पहले इब्नुल हैसम ने बनाई होगी, वो आज भी चलती है, उसको थोड़ा मॉडिफाई हम कर लेंगे, कर रहे हैं दुनिया में। आपका सब्जेक्ट क्या है? आप जब थोड़ा फील्ड में आएंगे तो आपको समझ आएगी एक चीज़। यकीन माने, केमिस्ट्री जब मैंने शुरू की थी पढ़नी, मुझे इतना पता था कि मैंने केमिस्ट्री पढ़ के बिज़नेस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आया तो मुझे पता था मैं केमिस्ट्री बिज़नेस के लिए पढ़ रहा हूँ, लेकिन केमिस्ट्री इतना बड़ा बिज़नेस का एक प्लेटफॉर्म है, मुझे नहीं पता था। आए आगे चले, आज मैं आपको बताऊं कि आपकी अगर आपके मुल्क की $100 बिलियन की इंपोर्ट है, उसमें मोर देन 60% आप केमिकल्स इंपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया से। आपका 1 ग्राम का केमिकल, एक आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ। हमने बिज़नेस स्टार्ट किया, NIH अदारा है, सबको पता होगा, वैक्सीन्स बनाते हैं वो बहुत सारी। वहाँ पे हमने एक टेंडर किया, केमिकल्स का टेंडर विन कर लिया। क्लोरोप्लाटिनिक एसिड एक केमिकल है, उनको 5 ग्राम चाहिए था, टेंडर में वो ऑर्डर हमें मिल गया। अनलकीली क्या हुआ कि उस वक्त हम इंपोर्ट्स खुद नहीं कर रहे थे, हमने किसी लोकल कंपनी और से लिया था रेट, उसने मुझे मिस्टेकनली 15,000 रुपये 5 ग्राम का रेट दे दिया। जब टेंडर फाइनल होगा लेने गया तो उसने कहा तो ये तो 12,000 का 1 ग्राम देता हूँ मैं। अब हम वहाँ पे फंस गए। ये एक पर्सनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस, आपको केमिकल्स की रिक्वायरमेंट क्या है हमारे कंट्री में ये बता रहा हूँ। आपकी डिमांड कितनी है आप लोगों की? आप परेशान है कि शायद कि हम केमिस्ट्री पढ़ के टीचर्स बन जाएंगे। टीचर बनना अंबिया का, नबियों का पेशा है, बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ टीचर नहीं, आपके पास बहुत बड़ा फील्ड है। क्लोरोप्लाटिनिक एसिड हमें चाहिए था, उनको नहीं मिला पूरे पाकिस्तान में। हमने भी सर्च कर लिया, उन लोगों ने भी सर्च कर लिया, और डॉक्टर साहब का नाम शायद हफीज़ को पता हो क्योंकि वो टच में थे उनके साथ। तो सर 3 महीने उनके वैक्सीन के 3 बैच डिले हुए, क्योंकि जब तक वो इंग्लैंड से हमने JMC कंपनी से इंपोर्ट करना था हमने वो क्लोरोप्लाटिनिक एसिड, 3 महीने उनके वैक्सीन्स के 3 बैच डिले हुए। उनके जो चीफ साइंटिस्ट हैं
उनको वार्निंग मिली इस पे, क्यों? उन्होंने आगे सप्लाई करनी थी, कमिटमेंट थी, वो नहीं हो सकी। 1 ग्राम एक केमिकल के लिए आपका इतना बड़ा अदारा एक्सप्लेनेशन फेस कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपके मुल्क में कोई बना नहीं सकता कि हमारे पास रिसर्चर्स नहीं है, हमारे पास लैब्स नहीं है, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत कुछ है, लेकिन हमने कभी इस तरफ सोचा नहीं। दूसरी बात, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही इन चीज़ों पे, उसमें बहुत सारी लीगल इश्यूज़ हैं। लेकिन इन बहुत सारे मसाइल का मैं अपनी प्रेजेंटेशन में आगे जाके आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। हमने इनका एक सलूशन निकाला। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ रह के बहुत सारा पैसा अपनी केमिस्ट्री के साथ कमा सकते हैं, लोग हमारे साथ मिलके कमा भी रहे हैं, हम ही कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, गलत तरीके से कमाना बहुत बुरी बात है। गलत या सही कमा के उसको गलत जगह पे लगाना वो बहुत बुरी बात है। अच्छे तरीके से कमाओ, जितना कमा सकते हो कमाओ। हम सारे सोचते हैं हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, इसमें क्या बुराई है? होना चाहिए, अल्लाह की नेमत है, एंजॉय करो, अल्लाह ने दिया, हलाल कमाया मेहनत करके। अब मैं थोड़ा सा अपनी कंपनी की तरफ आपको लेके आता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारा एक जनरल बिजनेस व्यू है। सिग्मा साइंटिफिक करती क्या है? सिग्मा साइंटिफिक जब हम बिजनेस में आए लेके, सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि सिग्मा साइंटिफिक का लोगो, इसका नेम, इसका फर्स्ट ईमेल एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग, इसकी फर्स्ट मीटिंग्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में होती थी। और होती भी कब थी मैम? जब हमारी लैब चल रही होती थी, ब्रेक टाइम में हम वहाँ पे जाके, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट एक्सेस होती थी। आपने पूछा था हफीज़ से सिग्मा क्यों नेम रखा, उसको थोड़ा आगे वैसे ज़्यादा डिटेल में बात करूँगा। कि आपने जब एक ब्रांड लेके आना था, एक ट्रेडमार्क लेके आना मार्केट में, तो 2 चीज़ें होती हैं। आपका नेम, आपका फील्ड रेलिवेंट होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि केमिकल्स का काम करने के लिए सिग्मा इज़ द मोस्ट रेलिवेंट वर्ड, जो किसी को समझाना नहीं पड़ेगा। जिसको केमिस्ट्री का स्पेलिंग आते हैं उसको सिग्मा का भी पता होगा क्या चीज़ है, इसलिए सिग्मा रखा। दूसरी बात कि जो चीज़ आप रखते हैं वो ईजी हो, लोगों को याद रहने वाला हो, शॉर्टर हो। फिर आप जो लोगो डिज़ाइन करते हो ऐसा हो कि लोगों को उसको पहचानना आसान हो, बहुत सारे लोगों हो तो उसमें आसान हो पहचानना। तो ये 3-4 चीज़ें थी जिसकी वजह से हमने सिग्मा नेम रखा था अपना। तो स्टार्ट में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। हमने एक ऑफिस इस्टेब्लिश किया और हमने लोकली मार्केट से केमिकल्स चीज़ें उठा के एक जो फर्स्ट हमारा स्टार्ट था, ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी यूनिवर्सिटीज़ में। लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे हम आगे गए, फिर हमें समझ आया कि यार केमिकल्स में तो सबसे बड़ा जो काम लगता है, जिसको थोड़ा सा सिंपल टर्म में यूज़ करूँ कि पैसा कमाया जाता है, वो इंपोर्ट है। जो इंपोर्टर होता है वो 10,000 के केमिकल्स मंगवा के आगे 50,000 का दे रहा होता है, और लेने वाले बाउंड होते हैं कि लेना ही है। क्यों? मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, इतनी शॉर्टेज है। तो हमने डायरेक्ट फिर इंपोर्ट को एक्सेस किया। जब हम इंपोर्ट पे गए तो हमें एक और चीज़ समझ आई। पाकिस्तान में 2-3 कंपनियाँ जिनकी सारी बदमाशी है, इसमें सिग्मा अल्ट्रेच है, डुक्सन है, डाइजिंग है, अल्फा एसर है बस, और इनके इधर डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हुए हैं। ये मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, जब आप बिजनेस में जाते हैं तो आप चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, कैसे चीज़ें सीखते हैं। तो ये 3-4 कंपनी है, उनके सोल डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में बैठे हैं। हम उनसे बात करें सिग्मा एल्ड्रिच से जर्मनी में, वो कहते हैं जी हम अपने जो हमारा पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है हम उसके अलावा किसी को अपना केमिकल नहीं देंगे। इट मीन्स कि वो अपनी मर्ज़ी से लाएगा, अपनी मर्ज़ी से बेचेगा, जितने का दिल करेगा। ऐसे अल्फा एसर के बैठे थे, ऐसे डुक्सन के, डाइजिंग के बहुत सारे ब्रांड्स जो बैठे हुए थे। तो इसका हमने एक नया सोल्यूशन निकाला। हमने क्या किया? हमने ये किया कि एक बनाई टीम जिसमें 6 लोग थे जो कि पाकिस्तान से बाहर थे। वो स्टूडेंट्स को हमने अप्रोच किया जो पाकिस्तान से बाहर हैं, चाइना में, यूके में, जर्मनी में, इटली में, यूएसए में, जो स्कॉलरशिप पे स्टडीज़ के लिए गए हुए थे, जो केमिस्ट्री के, साइंस के फील्ड के लोग थे, उनको समझाना भी मुश्किल नहीं था। उसको मैंने कहा आप ऐसे करो, जो सिग्मा एल्ड्रिच का चाइना में ऑफिस है, आप उसको अप्रोच करो, मुझे ये केमिकल चाहिए, मुझे वहाँ से परचेज़ करके दो। किसी को मैंने कहा कि ये चीज़ चाहिए, आप यूके से उसका जो ऑफिस था उसको अप्रोच कर लो। किसी को कहाँ से किया, हमने इस तरह एक अपना इंपोर्ट का नेटवर्क डेवलप किया जो कि विद इन 1 मंथ हमने कर लिया, और हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। स्टूडेंट्स थे, स्कॉलरशिप पे गए हुए थे, थोड़ा सा उनको टाइम देना पड़ना था, उनकी भी अर्निंग थी, हमारी भी अर्निंग थी। चाइना में, यूके में, जर्मनी में, इटली में, यूएसए में और यूएई में, ये हमारा इंपोर्ट का नेटवर्क विद इन 1 मंथ हमने इस्टेब्लिश कर लिया। और इसके बाद जो चीज़ हमें एडवांटेज मिला, क्या, लोग सालों बिजनेस करके बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने के बाद मल्टीनेशनल स्टेटस पे जाते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंपनी स्टार्ट करने के 3 मंथ के बाद मल्टीनेशनल स्टेटस में चले गए थे। गो के वो ऑफिशियली लीगलाइज उस तरह रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन हमारा बिजनेस जो था वो हम मल्टी
नेशनल स्टेटस पे कर रहे थे कि हम वहाँ से कुछ भी कहीं से मंगवा सकते थे। आज भी हमारे पास 2 साल के बाद ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई चीज़ चाहिए, वो क्या है, कहाँ से है, दुनिया के किस कंट्री में कौन सी कंपनी के पास पड़ी है, नेट से मुझे ढूंढ के बता दो, अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 15 डेज़ आपकी टेबल पे ला के रख सकता हूँ। ये हमने काम किया। और इसी चीज़ ने कि हमने टाइम रिड्यूस किया। दूसरी चीज़ हमने क्या की, इंपोर्ट में टीचर्स बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एडवांस लोग पैसे ले लेते हैं, 5-5 महीने दलील व ख्वार कर देते हैं। हम फर्स्ट कंपनी थे आई थिंक पाकिस्तान में, और मेरा ख्याल है कि मैं ठीक हूँ, शायद कोई और ऐसा हो सके, कि हम इंपोर्ट के लिए एडवांस पैसे नहीं किसी से मांगते थे। हम कहते थे आप जस्ट हमें बताएं क्या चाहिए, कहाँ से चाहिए, अपनी चॉइस का ब्रांड बताओ, अपनी चॉइस का प्रोडक्ट बताओ, प्रोडक्ट नंबर उसका मुझे बता दो, कैटलॉग नंबर बता दो। हम आपसे कुछ एडवांस नहीं मांगते, विद इन 15 वर्किंग डेज आपकी टेबल पे ला के रखेंगे, फिर पेमेंट कर देना। हम एडवांस नहीं मांगते थे। हमने इंपोर्ट टाइम रिड्यूस कर दिया। और हम दूसरी चीज़, आप दुकानों पे जाएंगे लिखा होता है इंपोर्टेड माल की गारंटी नहीं है, सब ने देखा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 100% क्लेम दे रहे हैं हम लोग इंपोर्टेड माल का, जो इंपोर्ट के केमिकल्स रिसर्च आइटम्स आ रहे हैं, और आफ्टर सेल सर्विसेज कंप्लीट दे रहे हैं। तीसरी बात क्या थी, हमने अपने जो बिज़नेस में किया इंपोर्ट के अलावा, हमने इधर अपने ही डिपार्टमेंट में एथानॉल दिया था। आमिर भाई ने मुझे फ़ोन किया कि ज़ुबैर भाई ये ठीक नहीं है, लतीफ़ साहब कह रहे हैं। मैं ख़ुद आया था मैम उज़मा की लैब में, आमिर भाई के साथ, लतीफ़ साहब के साथ मैंने डिस्टिलेशन असम्बली सेट की, उसको दिखाया कि भाई 78.0 इसका बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें हमने 100 ml रख लिया, डिस्टिलेशन असम्बली लगाई। जब आखिरी ड्रॉप 78 पे निकल जाएगा फिर मैं कहूँगा कि ये ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी थी, हम ये कर सकते थे जो दूसरा कोई कंपनी वाला नहीं कर सकता, जो कि बिजनेसमैन है। हम अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट इस लेवल पे जाके अचीव कर रहे हैं, जिस वजह से हमें इतनी जल्दी अल्लाह ने बहुत सारी कामयाबी दी। तो केमिकल्स की बात मैंने आप कर ली। लैब इक्विपमेंट्स में इसी तरह कुछ ब्रांड्स थे। लैब इक्विपमेंट्स की बात करूँ, नहीं वो दूसरा नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स, NCP, नेशनल सेंटर ऑफ फिजिक्स में मैम एक इंक्वायरी आई थी, उनको एक रोबोट चाहिए था, वो किसी डिफेंस प्रोजेक्ट में यूज़ होना था। वो फिस्नर कंपनी है USA की, उन्होंने स्ट्रेट सॉरी कर दिया कि हम पाकिस्तान में किसी को देंगे नहीं, अगर हमारा प्रोडक्ट किसी दूसरे ने पाकिस्तान भेजा हम उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ये ना चीज़ आपके सामने खड़ा हुआ है, हमने ला के उनको दिया। कैसे दिया, हमने उसी फिस्नर कंपनी का मलेशिया में जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर था उसको कॉन्टैक्ट किया, हमने ऑस्ट्रेलिया में किया, हमने चाइना में, हमने UK में, 4 कंट्रीज़ में उनके डिस्ट्रीब्यूटर को कॉन्टैक्ट किया। ये सारा कुछ हम बैठ के इधर एक छोटा सा हमारा एक कमरे का ऑफिस वहाँ पे कर रहे होते हैं, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी स्टार्ट में। तो हमने उसको कॉन्टैक्ट किया, सब ने यही कहा जी हम नहीं दे सकते, हमें कंपनी से ये परमिशन नहीं है कि हम पाकिस्तान में अपने प्रोडक्ट्स दें, वो बैन प्रोडक्ट हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि एक UK में मेरे रिलेटिव थे, उनको भेजा कि आपको वहाँ पे चाहिए, उनसे लेके UK में ख़रीद के हमने पाकिस्तान में उसको लेके इंपोर्ट किया, जिस वजह से वो एक बैन प्रोडक्ट जो कि नहीं आ सकता था पाकिस्तान में, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो चीज़ें जो करनी मार्केट में मुश्किल होती हैं हमने वो भी कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ पे हमें एक अच्छा बिज़नेस मिल रहा है और अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही NCP में। तो उसके बाद हमने इस बिज़नेस को थोड़ा सा आगे लेके गए, हमने रीजनल ऑफिस बनाए अपने कुछ, हमने पेशावर में अपना ऑफिस बनाया, मुल्तान में बनाया, फैसलाबाद में बनाया, लाहौर में बनाया। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा इंशाल्लाह कराची में और कोयटा में भी बनाना है। अपनी हमने एक रीजनल मार्केटिंग टीम बनाई, उसमें हमने क्या अपनी एक चीज़ यूज़ की, हमने लोकली स्टूडेंट्स को वहाँ पे भी इंगेज किया अपने साथ। फैसलाबाद में हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट थे मेरे जानने वाले थे, उनको इंगेज किया। उसके लिए क्या था, हमें कम पे करना पड़ता था। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो आपके सबसे पहला इशू फंड्स का होता है। हमने उन स्टूडेंट्स को इंगेज किया, हमने कंट्री से बाहर भी स्टूडेंट्स को इंगेज किया। हमारी 40+ अल्हम्दुलिल्लाह टीम है इस टाइम, और उसमें हम 5-6 लोग हैं जो स्टडी से निकल चुके हैं, बाकी किसी न किसी फेज़ में स्टूडेंट्स ही हैं। स्टूडेंट्स को अर्निंग मिल रही, हमें बिजनेस मिल रहा, दोनों को फ़ायदा और एक नेटवर्क डेवलप हो रहा। ये हमारा कुछ मार्केट शेयर है जो हमारे मेजर कस्टमर्स हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने में नस्ट में SCME में हमें वन ऑफ द बेस्ट सप्लायर इन लास्ट ईयर हमें उन्होंने उसके लिए शील्ड दी थी उनके एक फंक्शन में। इस वक्त भी 5 ऐसे ब्रांड हैं, 2 इक्विपमेंट्स के, 3 केमिकल्स के, जो कि हमने इंट्रोड्यूस किए पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम, उनको लेके आए। क्यों, उसके मैं थोड़ा सा आगे आपको लास्ट में जाके एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि हम नए ब्रांड्स लेके आए पाकिस्तान में। हालांकि हम इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट हैं कि हम बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करके लाएं। हम नहीं चाहते 1 रुपए की भी चीज़ पाकिस्तान से बाहर से ख़रीद के हम लाएं, हम चाहते हैं यहाँ पे बनाएं। लेकिन चूँकि ओवरनाइट कुछ नहीं बन सकता, तो
आपको स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप आगे जाते हैं। तो आगे जाके उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये हमारे मेजर कस्टमर्स हैं जिनके साथ हम रेगुलर बिजनेस कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में है, PCR WR में है, कॉमसेट्स में, कायदे आज़म में, इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद के मेजर हम सारे कवर कर रहे हैं। और इस्लामाबाद से बाहर भी इवन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शायद वो मेंशन नहीं है कि हम गोमल यूनिवर्सिटी DI खान में भी हम पहुँच गए, वुमेन यूनिवर्सिटी पेशावर में भी हम पहुँच गए, बादिन ज़िक्र यूनिवर्सिटी में, रेमियार खान में, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। ये एक थी जो मार्केटिंग टीम, हम इतनी जल्दी 2 साल में, जो मैं बात कर रहा हूँ, क्लेम कर रहा हूँ बार बार कि हम इतनी जल्दी क्यों इतना सारा कुछ हमने फैला लिया, कर लिया। हमने एक चीज़ को टारगेट किया था कि मार्केट में डेफिशिएंसीज क्या है, लोगों के मिस्टेक्स या उनके वीक पॉइंट्स क्या है, उसको हमने अपने प्लस में कन्वर्ट किया। लोगों के पास टेक्निकल स्किल नहीं थी। जितने बिजनेसमैन आप यहाँ पे आपके पास आते होंगे इस फील्ड में, वो कुछ पुराने लोग हैं, कुछ मार्केटिंग के लोग हैं, कुछ के पास पैसा था, काम शुरू कर लिया, क्योंकि मार्केट में वैक्यूम था, चीज़ें मिलती नहीं है, जो भी लाता है जितने का बेचा बिक जाती है। वैक्यूम बहुत बड़ा है इसमें। हमने इसको थोड़ा एडअप किया। इंपोर्ट में हमने टाइम को शॉर्ट किया, जो कि लोग ज़्यादा टाइम लेते थे। इंपोर्ट में लोग एडवांस पेमेंट्स मांगते हैं, जितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं वो एडवांस पेमेंट ऑफर नहीं करती। हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, हमने विदाउट एडवांस पेमेंट इंपोर्ट स्टार्ट किया। हमने टेक्निकल टीम को ऐड किया। हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, हमारे साथ केमिकल इंजीनियर है, हमारे पास बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, इवन मिनरल इंजीनियर, मिनरोलॉजी का इंजीनियर भी एक हमारे साथ है। तो हमने एक ऐसी टीम बनाई जो सारे फील्ड्स को कवर कर रही थी। हम कहीं पे जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, तो हमारे पास उस तरह की टीम होती है जो उसके साथ बात करने के लिए काफ़ी होती है। फिर लेटेस्ट मार्केटिंग टेक्निक्स हम डे बाय डे अपनी टीम को ट्रेन करते रहते हैं, उस पर खुद से सब लोग सीखते हैं। और एक मज़े की बात बताऊँ, इस पूरी टीम में एज अ टीम लीडर भी मैं हूँ, एज अ एज के हिसाब से मैं ही सबसे बड़ा हूँ, और मैं 29 ईयर्स ओल्ड हूँ। मेरी सारी टीम मेरे से छोटी जो कि यंग है, यंग एनर्जेटिक टीम है। और अल्हम्दुलिल्लाह डे एंड नाइट भागते हैं, जहाँ पे भागना पड़ता है और जहाँ जितनी एफर्ट करनी पड़ती है हम करते हैं सब लोग। और मल्टी लैंग्विस्टिक स्किल मैंने लिखा था, एक चीज़ मैं भूल गया। हमारे पास चाइनीज़ इंटरप्रेटर है, जो चाइनीज़ कंपनियों के साथ हम डील कर रहे होते हैं। फ्रेंड है मेरा जो चाइना में ही गया हुआ है चाइनीज़ लैंग्वेज स्कॉलरशिप पे 4 साल के कोर्स पे, उसको हमने ऐड किया, जो कि हमें चाइनीज़ का एक एच मिल जाता है। हमारे साथ पश्तो स्पीकर्स भी हैं, इंग्लिश बहुत सारे लोग मुझसे ज़्यादा अच्छी बोल लेते हैं हमारी टीम में। इसी तरह इटालियन स्पीकर हमारे पास है, जो इटली में लड़का है, वो इटालियन लैंग्वेज का उसके पास एक प्लस पॉइंट है। मतलब जो दूसरे कंट्रीज़ में कंपनीज़ को इंटरेक्ट करना था, हम लोकल लैंग्वेज का भी एक हमारे पास प्लस पॉइंट है, जो दूसरे लोगों के पास शायद नहीं होता या कम होता है। ये हमारी इंपोर्ट डेस्टिनेशंस और हमारी सप्लाई चेन है। मैकलन, जॉन लैब, बायोकेम, स्पेक्ट्रम केमिकल्स, ये वो ब्रांड्स हैं जो हम नए पाकिस्तान में लेके आए। पहले फेमस नहीं थे तो कोई इनको नहीं जानता था। टोक्यो केमिकल्स पाकिस्तान में पहले लोग लेके आ रहे थे, लेकिन वो कम था, हमने इसको ज़्यादा रेगुलर किया। और इस दरम्यान में फेडेक्स आपको नज़र आ रहा होगा, सबसे क्विक पूरी दुनिया में इस वक्त तक जितना हमारे मार्केट सर्वे था, क्विक कोरियर सर्विस जो अपनी दुनिया के किसी कोने से कहीं से दूसरी कोने में लेके जानी है, बेहतरीन सर्विस फेडेक्स है। थोड़ी महंगी है लेकिन बहुत फास्ट है। अब आप अमेरिका से पाकिस्तान चीज़ लाना चाहते हैं, 4 डेज़ में आपको इस्लामाबाद में पहुंच जाती है। इससे कोई सर्विस इंपोर्ट के लिए और कोई हो नहीं सकती थी, इसलिए हमने इसको चूज़ किया। ये हमारे कुछ फ्यूचर गोल्स हैं, इस पर कुछ बात करते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं बेसिकली। जब हमने देखा कि केमिकल्स के कुछ ब्रांड बदमाशी है, फिर आगे उनके सप्लायर्स की बदमाशी है। अगर टीचर्स आप लोग टेंडर डील करते रहते हैं, एच ए शाह, मूसा जी, आदम एंड सन्स, शालीमारी, कुछ लोग हैं, रेज टेक्नोलॉजीज़, जिधर जाओ यही होंगे। खरबों रुपया कमा लिया, 10 रुपये वाली चीज़ 50 में बेचते हैं। हम जिस दिन बिज़नेस में आए, हमने चीज़ें देखी, हमने ये अपने आप के साथ कमिटमेंट की कि हमने इन लोगों को भी सबक सिखाना है कि आप इतना जुल्म नहीं करें। और इनके जो ब्रांड्स हैं जो ये पाकिस्तान में लेके थे, हमने इनको भी फ्लॉप करना है इंशाल्लाह। हमने क्या किया, नए छोटे छोटे जो पहले आपको बता चुका हूँ, बहुत सारे दूसरे ब्रांड इंजेक्ट कर दिए। अब हम कस्टमर के पास जाते हैं, हम कहते हैं सिग्मा एल्ड्रिच को छोड़ो, आप मैकलन लो, मैकलन केमिकल है, आप प्योरिटी की बात करो हमारे साथ, आप अलादीन के केमिकल लो, टोक्यो केमिकल्स के लो, आप प्योरिटी की बात करो, रिजल्ट्स की बात करो, उससे हाफ प्राइस में हम आपको दे रहे हैं। अब क्यों ब्रांड पे जा रहे हैं, हम आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं अगर आपके रिजल्ट्स नहीं आते तो। जब आप मैडम हुमैरा को जानते होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद अगर वो अभी भी यहाँ पे पढ़ा रही हैं, हम उनसे पढ़ चुके हैं, उनको किसी ने कुछ केमिकल्स दिए थे, इंपोर्ट के ख़राब निकल आए रिफा यूनिवर्सिटी में।
तो अब्दुल हफीज़ पहली दफ़ा गए वहाँ पे, उनसे बात की मैडम से, तो हमने मैडम से ये रिक्वेस्ट की कि आप सिग्मा एल्ड्रिच को छोड़ दें। लोग यहाँ पे राजा बाज़ार में सिग्मा एल्ड्रिच के डब्बे बना बना के बेच ही जा रहे हैं सारे, क्यों? लोगों ने सिग्मा लेना है, वो बेशक राजा बाज़ार का सिग्मा बना वो लोग ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मैकलन के केमिकल्स मैडम को दिए और हमने ये साथ ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको यूज़ करें, जब आपके रिजल्ट्स आ जाएं, आप सेटिस्फाइड हों, देन आप पेमेंट करें हमें। आपको कोई इतनी सिक्योरिटी देगा? नहीं देता कोई भी। हम देंगे कि आप हमसे लें, चीज़ लें, जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे, आपने रिएक्शन कर लिया अपना जो भी करना था, आप सेटिस्फाइड, देन आप पेमेंट करें। अदरवाइज़ हम आपसे पैसे लेने नहीं आएंगे, बेशक केमिकल उठा के खिड़की से फेंक दें अगर ठीक नहीं काम कर रहे, तो हम उसका नहीं पूछते। तो हमने ये नए छोटे छोटे ब्रांड्स इंजेक्ट किए बड़े ब्रांड को डैमेज करने के लिए। फर्स्ट हमारा टारगेट है और हम काफ़ी हद तक कामयाब हो रहे हैं इसमें। इससे ये होगा कि आपका एक ब्रांड फोबिया, ब्रांड कॉन्शियसनेस ख़त्म हो जाएगी। देन हमारे लिए आसान होगा कि हम अपने मुल्क का अपना एक नया ब्रांड लेके आ सकें मार्केट में। ये हमारा एक टारगेट था। सेकंड में वही जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि हमने जो बड़े ब्रांड्स हैं जो बाहर से हमारे मुल्क में करोड़ों डॉलर हर महीने या हर साल ले जाते हैं उठा के, हम उनको ख़त्म कर सकें। उस वजह से हमारी रिसर्च डिले होती है, हमारे रिजल्ट्स ख़राब होते हैं और हमारा बहुत सारा पैसा ज़ाया हो जाता है। और उसकी वजह से एक ये भी कि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है हम अपनी रिसर्च को मार्केट में लेके आ सकें। हज़ारों में स्टूडेंट्स होंगे रिसर्च करते हैं, उनके थीसिस अलमारियों में पड़े रह जाते हैं। टीचर्स को ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स अलाउ नहीं करते कि आप उसको मार्केट करें, और वो बेचारा जो बंदा रिसर्च करके जा चुका था लाखों रुपए खर्च करके, वो क्या करता है, वो तो उसको बेचारे को जॉब की चक्कर होता है, जाता है किसी अदारे में नौकरी लग जाती है, वो किसी कंप्यूटर पे या किसी लैब में कोई छोटे मोटे काम पे, मतलब जो भी उसको मतलब ऑर्गेनाइजेशन देती है उस पर लग जाता है। वो थीसिस जिस पे इस मुल्क का, इस कौम का पैसा खर्च हुआ होता है, वो किसी अलमारी में पड़ा इस वक्त का इंतज़ार करता है कि किसी दिन ये बहुत सारा जंक खाली होगा और मैं रद्दी वाले के पास चला जाऊँगा। जो कि हमारी कौम के साथ जुल्म है, हमारे रिसर्चर्स के साथ जुल्म है, जो लोग लैब्स में डे एंड नाइट टाइम स्पेंड करते हैं। इसके लिए आगे थोड़ी सी बात करते हैं। हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया और इंशाल्लाह इसको हम लेके आएंगे अपने डिपार्टमेंट में भी, बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी, और अल्लाह ने चाहा तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित होगा। हम एक रिसर्च लैब, उसका पेपर वर्क कम्प्लीट कर चुके हैं, उसके रजिस्ट्रेशन और लीगल फॉर्मेलिटीज़ अल्हम्दुलिल्लाह नियर टू कम्प्लीट हैं। फिर उसको हम लेके आएंगे ऑन ग्राउंड पे। एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे जो पाकिस्तान में फर्स्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होगी प्राइवेट लेवल पे, को जो प्योरली रिसर्च करेगी। इससे पहले नहीं है। हमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ थी कि हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाना पड़ा। उनके चेयरमैन से मैंने आधे घंटे की मीटिंग, उनसे ये पूछा कि मैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ, मैं रजिस्टर कहाँ पे करूँ? क्योंकि कोई लोग तो मतलब फूड इंडस्ट्री के अलग है सारा, बाकी टेक्सटाइल का, फर्टिलाइज़र का, जो भी मतलब होगा, सबके अलग अलग प्रॉपर प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। रिसर्च का वो कहते हैं यार ये हम सुनी फर्स्ट टाइम रहेंगे, रिसर्च की भी कोई प्राइवेट बिजनेस होता है कि रिसर्च करेंगे? ये तो गवर्नमेंट में एक डिपार्टमेंट छोटा सा बना दिया जाता है R&D का, वो भी सम टाइम काम करता है, कभी नहीं करता। तो प्राइवेट में एक प्योरली रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमने इसके लिए एफर्ट की काफ़ी। फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम गए, उन्होंने भी गाइड किया जितना कर सकते थे। IPO जो मैडम पहले लेक्चर दे दी, IPO में भी हमने रजिस्ट्रेशन अप्लाई की हुई अपने ब्रांड की। हम ये सारा कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक वेल नाउन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे। उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेन टारगेट क्या होगा, लेटेस्ट हाईएस्ट टेक्नोलॉजी लैब्स का एक नेटवर्क बनाना है हमने। उसमें नेटवर्क कैसे बनेगा, कुछ लैब्स हमारे पास होंगी, कुछ के लिए हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ एक MOU करेंगे, एक एग्रीमेंट करेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ के पास फैसिलिटी अवेलेबल है हम वहाँ से ऑन पेमेंट सपोर्ट ले सकें, और उसके अगेंस्ट अगर यूनिवर्सिटीज़ को हम कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें हम उनको सस्ते रॉ मटेरियल्स रिसर्च के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत सारी जो आपको आउट ऑफ कंट्री कुछ सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, हम आपको शॉर्ट टाइम पे सस्ते तरीके से वो आपको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो एक नेटवर्क बनाएंगे जिसमें हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को जितना हो सके मैक्सिमम इन्वॉल्व करेंगे और अपने रिसर्चर्स को इन्वॉल्व करेंगे, और वो जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में हो रही उसको इंशाल्लाह हम साथ लेके आएंगे अपने फील्ड में। और इस लैब का फ्यूचर तभी मैं आपको बता सकता हूँ अगर मैं थोड़ा सा अपना पास्ट बताऊँ कि मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर इतनी सारी बातें क्यों कर रहा हूँ। हमने जब स्टार्ट की कंपनी, ये था जुलाई 2017 जब हमने फर्स्ट टाइम अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। हम 2 फाउंडर्स थे, मैं और अब्दुल हफीज़। हमारे पास 1-1 लाख रुपए थे जो भी हमने अरेंज किए थे किसी भी तरह से। मैं आपको ये बताऊं कि बड़े इस तरह की चीज़ों के लिए पहली बात तो पैसा चाहिए होता है, पैसा होता नहीं हमारे पास। फिर
सब जो भी ट्रेनर्स आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के, वो कहते हैं कि आप इन्वेस्टर के पास जाएं, कोई पागल है मुझे पैसे देगा काम करने के लिए, क्यों देगा कोई। आजकल तो लोग 10,000 रुपये सके भाई को उधार नहीं देते कि पता नहीं वापस करेगा कि नहीं। तो मुझे कोई लाखों रुपए, फिर वो कहते हैं कि आप किसी से आप बात करें, कहता है यार मैं ये, मेरे पास आइडिया है, मैं ये काम करता हूँ, मुझे इसके लिए 50 लाख चाहिए। तो यार आजकल लोग 50,000 नहीं देते, 50 लाख कौन देगा। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हुआ और कैसे हो सकता है। ये सारा कुछ देंगे लोग पैसा देंगे आपको, करोड़ों देंगे, अरबों भी देंगे, लेकिन पहले आपको इस लेवल पे खुद को लाना पड़ेगा कि कोई देखे कि हाँ मैं इस पर करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर भी सकता हूँ कि नहीं, क्या ये इस काबिल है कि इसको 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया जाए इस पर। आपको उस लेवल पे लाना पड़ता है। हमारे पास 1-1 लाख रुपए था, हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की, तकरीबन 1,70,000 रुपये हमारे खर्च हो गए उस पर। हमने कोई कंसल्टेंट हायर नहीं किया। एक कंसल्टेंट के पास गया तो उसने कहा मैं जस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन इन SECP 1,20,000, और हमने टोटल 14,000 रुपये में रजिस्ट्रेशन करवाई और ख़ुद दोनों चक्कर लगाए वहाँ पे घूमे और सीख लिया। आज हम 20 कंपनी और रजिस्टर करवा लें, हमें कोई मसला नहीं है। हम FBR में खुद गए, IPO में खुद गए। जब आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप में इतनी कर्ज होनी चाहिए कि आपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के चक्कर लगाने, आप लगा लें। आप क्यों किसी वकील के पास जाते हैं, आप क्यों किसी कंसल्टेंट के पास या एडवाइज़र के पास जाते हैं, वो तो बैठे इसीलिए कि ज़िबा करें आने वालों को। हमने मिनिमम पैसों में काम किया। 1,70,000 हमारे खर्च हो गए, हमारे पास 30,000 रुपये थे काम करने के लिए। अब दूसरा काम क्या था, ऑफिस बनाना था। जहाँ पे हम बैचलर्स रेजिडेंस थी, उसी एक कमरे में 2 कुर्सियाँ, एक टेबल रखी, हमारा ऑफिस बन गया। हमें कोई ज़रूरत नहीं बड़ा ऑफिस बनाने की। उसके बाद क्या किया, फर्स्ट ऑर्डर जो हमें मिला था बीकन हाउस स्कूल 6th रोड पे, हम उसको हमेशा याद रखेंगे कि पहला हमें केमिकल्स का लैब के सामान का ऑर्डर वहाँ से 13,500 रुपये का मिला था, और वो भी हमारे ही डिपार्टमेंट का एक स्टूडेंट था, वहाँ पे एज ए टीचर पढ़ा रहे थे, तो उसने हमें सपोर्ट किया वहाँ पे। वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर था जिसमें हम भागते फिर रहे थे, बड़े खुश हो गए थे। और आज 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सिग्मा साइंटिफिक वर्थ मोर देन 15 मिलियन, 1.5 करोड़ से ज़्यादा की सिग्मा साइंटिफिक की वर्थ है आज, जस्ट विद इन 2 ईयर्स। पहला इन्वेस्टर हमें इसके बाद मिला, पहला इन्वेस्टर जो हमें इसके बाद मिला था, उसने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। लेकिन आखिरी इन्वेस्टर जिसने जस्ट तकरीबन 2.5 महीने पहले हमारे साथ इन्वेस्ट किए, उसने 45 लाख इन्वेस्ट किए अब तक। तो ये 2 साल में हमने इस काबिल बनाया इस ऑर्गेनाइजेशन को, छोटी सी को, अपने आप को हमने लोगों को दिखाया, बार बार दिखाया। ऐसा नहीं कि हम गए कि यार मुझे 50 लाख दे दो वो दे देगा, नहीं, हमने स्ट्रगल की। जितनी स्ट्रगल हमें करनी पड़ी थी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, उतनी ही स्ट्रगल हमें करनी पड़ी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। आज भी हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये कि हमने इंशाल्लाह आफ्टर 10 ईयर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी जिसके पूल में वो किसी एग्रीमेंट के साथ होंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होंगे, किसी भी तरह। मिनिमम जो हमारा टारगेट है कि 500+ रिसर्चर्स को हमने ऑर्गेनाइज़ करना है एक पूल में, एक नेटवर्क में। उसके बाद क्या होगा, जब हम इतने रिसर्चर्स को अपने साथ अटैच करेंगे तो हम क्या दे सकते हैं, हम इंशाल्लाह मोर देन 50,000 केमिकल रिसर्च प्रोडक्ट्स बना सकते हैं इस कंट्री में, अपनी इन्हीं लैब्स में। हमें कुछ बड़ा नहीं चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। कुछ लीगल इश्यूज़ हैं जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं, डे बाई डे जितना कर सकें उसको हम बना लेंगे, और इंशाल्लाह फ्यूचर में हम देख सकें कि केमिस्ट्री में रहने वाले लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोटी सी जो कंपनी हमारी है उसकी हो गया। आपके पास क्या है, मैं एक बंदे को जानता हूँ आपके इस्लामाबाद में, वो मोटरसाइकिल पे डिस्टिल वाटर बेचता था। डिस्टिल वाटर बनाना किसको नहीं आता यहाँ पे, है कोई जिसको डिस्टिल वाटर नहीं बनाना आता हो? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको डिस्टिल वाटर नहीं बनाना आता? मैं इस्लामाबाद में एक बंदे को जानता हूँ जो डिस्टिल वाटर बेचता था मोटरसाइकिल पे, 6 लीटर की बोतल 120 रुपये की बेचता था। उसकी कास्ट कितनी पड़ती है उसको पता होगा। आज उस बंदे के पास 6 बड़ी होंडाई गाड़ियाँ डिस्टिल वाटर सप्लाई करने के लिए, और उसका इस्लामाबाद में 2 घर हैं बड़े बड़े, और ये सिर्फ 5 साल में हुआ। केमिस्ट्री के लोग जॉब ढूंढते हैं, अफसोस करना चाहिए इस बात पे जी कि मैम घर के नलके का पानी बेच के उस बंदे ने लाखों करोड़ों कमा लिए। आप लोग क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल मैम, एक काम हमने स्टार्ट में किया, जितनी आपकी डायग्नोस्टिक लैब्स हैं इसमें जितने ये माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट होते हैं, इसमें जो स्टूडेंट्स तो BS के उनका बैकग्राउंड इसमें होगा, जो MSc वालों को शायद थोड़ा कम हो, कि आप माइक्रोब्स को ग्रो करते हैं। आपने मीडिया वगैरह बनाए होंगे, वो पैटी डिश प्लेटें बनाई होंगी माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। वो प्रीपेड प्लेटें जो कि 500 4,500 का 500 ग्राम मिलता है एक मीडिया,
उसको आपने बनाना तो बनाने के लिए आपका सेटअप टोटल 20-25 हज़ार में स्टार्ट होता है। वो प्रिपेयर्ड मीडिया प्लेट्स आप सेल करें, इस्लामाबाद में पूरी नहीं हो रही, वो इस्लामाबाद में पूरी नहीं हो रही। हमने स्टार्ट किया था लेकिन हम फिर उससे अगले स्टेज पे चले गए, उससे बड़े प्रोजेक्ट्स को हमने पकड़ना शुरू कर दिया। वो अब तकरीबन आधे घंटे में 1 घंटे में उसको बना के रख देते हैं, उसमें ऑटोक्लेव में वो तैयार हो जाती है। अब सेल कर दें, आपकी उस पर कास्ट आती है 20-25 रुपये, और मार्केट में इस वक्त वो सेल हो रही कितने की, 90 की, 100 की, जितने की किसी की लग रही। तो आप दिन में आराम से, छोटा सा एक फ़ीमेल्स के लिए बहुत ईजी बिजनेस है, आप अपनी टेक्निक को, केमिकल्स के जो आपने पढ़ लिया है, इसको नॉलेज को यूज़ करें। एक सिंपल चीज़, बहुत बड़ी कंप्लेंट्स मैम आपको बताएंगी कि जब आप लेते हैं ड्राई सॉल्वेंट्स लेते हैं, हमारी लैब में हमने ड्राई करना सीखा, हमें टीचर्स ने सिखाया अभी, लेकिन जब हम बिज़नेस में आए तो हमें पता चला कि बहुत सारी लैब्स में लोगों को नहीं पता होता कैसे ड्राई करने हैं। एब्सोल्यूट एथानॉल की सबसे बड़ी कंप्लेंट है मार्केट में, एब्सोल्यूट एथानॉल मिलता ही नहीं। 400 रुपये लीटर एथानॉल है, और इसको एब्सोल्यूट करने के लिए जिन लोगों ने लैब में काम किया वो यकीनन बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कितना काम करना पड़ता है। 2 दफ़ा डिस्टिल करेंगे उसको, कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह के साथ आप ड्राई कर लेंगे, थोड़ा सा काम है, कितना 8,000 रुपये लीटर है। आपको नौकरी चाहिए यार, 10 लीटर आप 1 महीने में बेच लें, 1 दिन में बना के, तो उतने तो कमाल हो गए। हमने हैंड सैनिटाइज़र बनाया अपनी लैब में। आजकल मार्केट में बड़ा ट्रेंड है हैंड सैनिटाइज़र का, लिक्विड हैंड वॉश वगैरह का। 6 केमिकल हैं, खाली उनको मिक्स करना है जी, एक कंपोजिशन है, उसको सारों को मिक्स करना है आपस में। कोई बड़ी साइंस नहीं है उसमें, कौन नहीं बना सकता। अगर कोई केमिस्ट ये नहीं बना सकता तो फिर उसको अपनी केमिस्ट्री पे सोचने की ज़रूरत है कि उसने क्या पढ़ा था। तो ये वो सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। इस तरह के बहुत सारे और आइडियाज़ हैं। एक केमिस्ट के लिए इतना बड़ा फील्ड है, और इससे बड़ी बात दूसरी करेंगे, केमिस्ट जॉबलेस आप मुझे ढूंढ के दिखाएं इस मुल्क में। जिसने केमिस्ट्री पढ़ी तो उसको केमिस्ट्री आती, जॉबलेस हो, ढूंढ के दिखाओ, कोई नहीं है। अगर हम खाली उस पर चले जाएं, इस मुल्क में केमिस्ट्री के अच्छे टीचर्स 20 साल पहले भी शॉर्ट थे, आज भी शॉर्ट हैं, नहीं है। वो टाइम पूरा करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने बस किसी भी तरह डिग्री ली होती है और वो बच्चों का भी टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री अच्छी आती है, आपको बहुत अच्छी से, उस पर भी आप कमा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो हम बिज़नेस की बात करेंगे। आप छोटे से इनिशिएटिव के साथ कितना पैसा कमा सकते हैं केमिस्ट्री में, आप इमेजिन नहीं कर सकते। जब आप जाएंगे फील्ड में काम करेंगे, हाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद कि इसमें कुछ हर्डल्स हों, तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, टीचर्स के थ्रू कर सकते हैं, हम दोबारा मिल सकते हैं। आपके पास बातें हो रही थी आइडिया चोरी हुई, तो आइडिया कभी चोरी नहीं होता, याद रखना। मैं सोच रहा हूँ मैं गाड़ी बनाऊंगा चांद पे जाएगी, कल के दूसरा बना ले, मैं कहूँ ये तो पहले मैंने सोचा, तो भाई सोचा था तो बनाते ना, भाई मैंने सोच लिया तो मेरी बदमाशी होगी इस पर, भाई सोचा था तो कर लो, नहीं किया तो आइडिया कभी चोरी नहीं होता, ये बात आप याद रखना। क्योंकि जो आइडिया आपका होता है वो दूसरा नहीं कर सकता। दूसरी बात हम कर रहे थे कि कोई दूसरा हमसे क्लू ले लेता आइडिया का। हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए। मैं कंपनी बनाना चाहता हूँ, मैं केमिकल्स बनाना चाहता हूँ, मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँगा, मुझे सबसे बात करनी चाहिए, सबसे उसके बारे में चीज़ें लेनी चाहिए, नॉलेज इकट्ठा करना है, बजाय इसके कि मैं जाके सबको बताऊँ इधर आओ तुम्हें बताऊँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँगा, उसमें ये केमिकल इस तरह बनेगा, इसको इस बंदे को रखूँगा, इसको ऐसे करूँगा। आपने डिटेल प्लान नहीं बताना होता किसी को, आपने मेन आइडिया शेयर करके अगले से चीज़ें इकट्ठी करनी है, बजाय इसके कि जो थोड़ी सी चीज़ें मुझे पता मैं सारों को बताता फिरूँगा। तो ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब आप इस चीज़ पे चलेंगे, आपका मेन आइडिया शेयर करें, लोगों से उससे रिलेटेड डाटा लें, और अपना एक बड़ा जो आइडिया को एक प्लान की सूरत में आपने लेके जाना, उसको करें, तो फिर आपका आइडिया उम्मीद इंशाल्लाह चोरी नहीं होगा। थैंक यू। अगर किसी ने कोई भी बिज़नेस स्टार्टअप करना है, आपने कंपनी बनानी है, आपने कोई फ़र्म बनानी है, कोई लैब बनानी है, तो हम आपको तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ में फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड कर सकते हैं। उसमें आप कंपनी रजिस्टर कहाँ पे होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, केमिकल्स का बिज़नेस आपने करना है, फ़र्म बनानी है, NTN कैसे बनता है, फ्री ऑफ। आपको एक चीज़ बताऊँ, आपको शायद लोग डरा देते हैं, आपके मुल्क में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट चीज़ आपको NTN चाहिए था, नेशनल टैक्स नंबर, जो फ्री ऑफ कास्ट घर पे बैठ के अपने कंप्यूटर पे बनता है, ऑनलाइन FBR की वेबसाइट जी बिल्कुल। बन जाता है। इसके बाद था आपका दूसरा रिक्वायरमेंट लीगल होती है, जनरल सेल्स टैक्स नंबर, जिसको GST भी कहते हैं लोग, GST लगा दिया आजकल लोग रो रहे हैं दुकानों वाले। उसके लिए पहले आपको FBR ऑफिस जाना पड़ता था, अब गवर्नमेंट ने 2 मंथ पहले उसको भी ऑनलाइन कर दिया। आप घर में बैठ के अपने कंप्यूटर पे फ्री ऑफ कास्ट वो भी बना सकते हैं। अपना बिजनेस सोचें, उसका एक नाम रखें,
उस नाम से अपना एनटीएन बनाएं एफबीआर की वेबसाइट पे, वहीं पे बैठ के उसका जीएसटी बनाएं, आपकी कंपनी कंप्लीट आप बैठ के काम कर सकते हैं कुछ भी, ये फ्री ऑफ कास्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता। इसमें मैं तो फर्दर ऐड करना चाहूँगा कि इसके लिए दो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, नॉलेज एंड करेज। हमारे माइंड में जैसे ऑलरेडी चीज़ डाल दी जाती है कि उसकी बहुत पहुँच है, उसकी एसेस है, दिस इज नथिंग। 2 साल में हमने जितनी रजिस्ट्रेशन सब कुछ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आज तक एक कोई एजेंट, कोई एक वकील, कोई भी बीच में इसमें शामिल नहीं हुआ। हम दोनों ने खुद किया इस चीज़ को, क्योंकि हमें नॉलेज थी। नॉलेज आपको ये सारी ऑनलाइन मिल सकती है, आप किसी से हमसे ले सकते हैं, किसी ऐसे और रेलेवेंट बंदे से ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नॉलेज आपके पास होनी चाहिए और फिर करेज होनी चाहिए कि आप जाएं। आप जब गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो इस चीज़ से आपने मायूस नहीं होना कभी कि वो आपको चक्कर लगवा रहे हैं ऐसा। ये सब चीज़ें लाइफ का ऐसा मैटर करती हैं। अगर इतनी स्ट्रेट लाइफ होती तो बिजनेस करना भी इतनी आसान होता। दो चीज़ें वो कहीं भी नहीं है। वो तो देखें, अभी मुझे जैसे सीडीए से एक लेटर निकलवाना था, तो कल्चर तो यहाँ पे है कि वो जो बीच में लोग होते हैं ना, वो आपको कहते हैं इतने ब्राइब कर दो तो कल को ये कागज आपको मिल जाएगा। ये कल्चर है यहाँ का। वो मुझे कह रहे हैं आप कहाँ रोज रोज चक्कर लगाएंगे। मेरे हस्बैंड गए थे, आप कहाँ बूढ़े आदमी रोज रोज चक्कर लगाएंगे, 10,000 रुपए दें तो निकल आएगा तो घर पहुँचा देंगे। तो वो तो कल्चर है, लेकिन वो उन लोगों को आपको तंग कर सकते हैं, उन लोगों को जिनके पास नॉलेज नहीं है। आप माशाल्लाह से जवान हैं, आप में एनर्जी भी है, आपको पता है ये सिस्टम है, और गवर्नमेंट अब डे बाय डे हर चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने के लिए ऑनलाइन करती जा रही है। तो जो इस तरह के अंडर हैंड काम है वो अब डिफिकल्ट होते जा रहे हैं। तो हौसले के साथ रजिस्ट्रेशन के दौरान 2 आपको एक्सपीरियंस छोटे छोटे बता देता हूँ। हम लोग SCCP में रजिस्ट्रेशन के लिए मैं और अब्दुल हफीज़ गए थे, और हम गए इसलिए थे कि हम इंफॉर्मेशन लेके आए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है रजिस्ट्रेशन की। वहाँ पे एक तारिक साहब थे, तारिक बशीर साहब, शायद तारिक साहब एक मिल गए हमें। मैं वो बंदा के क्या कहते हैं, बेटा आप जैसे यंग लोग अगर बिजनेस में आएंगे तो यकीन माने हमारा मुल्क बहुत ऊपर जा सकता है, आपको तो हम इनकरेज करते हैं बैठें। उन्होंने हमें बिठाया, वो रजिस्ट्रार थे वहाँ पे, उन्होंने हमें बिठाया, और जब हमने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली, हमने कहा ठीक है सर हम फिर आएंगे। कहता किधर जा रहे हो, ID कार्ड है दोनों के पास? हमने कहा जी है। कोई एक और बंदा बुला सकते हो जो जिसके पास ID कार्ड हो? हमने कहा जी बुला लेते हैं। उन्होंने कहा मेरा बेटा आज शाम को ऐसे नहीं जाना, 4 बजे कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दे के भेजूंगा आपको मैं। ऐसे अच्छे लोग हैं आपके अदारों में, सब लोग बुरे नहीं है, सब लोग बुरे नहीं है। FBR में भी हमें अच्छे लोग मिले थे, 1 रुपया नहीं दिया। अल्लाह का शुक्र है, कंपनी बनाने के लिए हमने 8 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन ली अब तक, किसी एक में 1 रुपया रिश्वत नहीं देना पड़ा हमें। हाँ कहीं पे थोड़ा सा 2-4 एक्स्ट्रा चक्कर उन्होंने लगवा दिए, लेकिन हमने भी लगाए, खैर है कोई बात नहीं, एंजॉय करेंगे, हो जाता है काम हो लेकिन जाता ज़रूरी नहीं कि आप अब कर सकते हैं। जब आप घर से निकलेंगे करने के लिए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है। तो आप से अब मैं ये कहूँगी कि अब आपके पास जो आइडिया है, सारी एक्टिविटी के बाद आपके जहन में जो कोई आइडिया आता है, बिजनेस आइडिया आता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए किसी और के पास नहीं जाएं, आप हम मेरे पास आए ताकि आपका आइडिया चोरी ना हो। ठीक है, मैं एटलीस्ट अब चोरी नहीं हम चोरी नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे फियर्स नहीं होने चाहिए, और ये लेम एक्सक्यूजेस है कि मैंने किसी से बात की तो कोई चोरी कर लेगा, कोई नहीं चोरी करता। आप आइडिया लेके आए, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग भी करेंगे, जो मेरा नॉलेज है जो मैं कर सकूँगी वो मैं करूँगी, जो इनको बुला के इनके साथ फर्दर डिस्कशन और उसकी रिफाइनमेंट कर सकेंगे वो करेंगे। ठीक है, अब इनिशिएटिव तो आपने लेना है ना, ठीक है, इनिशिएटिव लें। किस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स में एरिया में आपका इंटरेस्ट है, आप इनिशिएटिव लें, आप लेके आएँ। अभी हमने, मैं आपके साथ शेयर करूं, अभी हमने इनकी MSc 4th सेमेस्टर की जो लैब हो रही है उसमें जो लिटरेचर सर्च का एक कंपोनेंट होता है, उसमें मैंने इनको वो टॉपिक्स दिए हैं लिटरेचर सर्च के लिए विच कैन बी मटेरियलाइज्ड एज ए प्रोडक्ट, जो कि मुल्क नहीं है, सो प्रैक्टिकल बेस्ड दिए हैं कि ये किसी प्रोडक्ट की तरफ जा सके, ताकि ये जब लिटरेचर सर्च करें इनको पता चले कि ये केमिकल या ये प्रोडक्ट जो है इसकी इतनी मार्केट है, इतनी इम्पोर्टेंट है, इतनी सिग्निफिकेंट है, और ये कैसे बन सकती है, और अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, सो दैट कि इनका दिमाग जो है वो सोचे
और ये एक आइडिया के साथ आए मैम कि मैं idea इसको मिल टेकअप सकता कर है। सकता हूँ, एज ए बिजनेस टेकअप कर सकता हूँ, तो उसको फिर हम फर्दर रिफाइन कर सकते हैं। मैम जब थोड़ा सा टाइम देंगे ना चीज़ को, सोचेंगे कि हमने ये करना है, तो अल्लाह ने हर दिमाग में इतनी बिल्कुल। सलाहियतें दी कि उसमें नई चीज़ें खुद से आती हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम कोशिश तो करें। कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे मैम होता ही है कि हमारे माइंड में वही 9 से 5 वाला होता है और हम वीक में टारगेट 2 छुट्टियां कर रहे होते हैं, तो नया साल शुरू होता है, सबसे पहले हम देखते हैं छुट्टियां कौन से दिनों में आ रही है। जब आप ये चीज सोच होते हैं तो तभी आप समझने कि आप कुछ नहीं कर सकते। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके लिए मस्ट है कि आप ये राउंड द क्लॉक स्ट्रगल के लिए तैयार रहें, फिर होगा। कम अज कम भी 5 to 10 ईयर्स जो हैं, अगर ये आपकी ज़िंदगी के मोस्ट एनर्जेटिक ईयर्स 5 to 10 ईयर्स जो हैं, इसमें अगर आप मेहनत कर लेंगे तो जैसे ज़ुबैर ने कहा, आगे आप कंफर्टेबल रहेंगे। टाइम ऐसा होना चाहिए ना। हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और अफसोसनाक है कि बुज़ुर्गों को और पेरेंट्स को आपको पढ़ा लिखा के उसके बाद भी बुढ़ापे में भी पेरेंट्स बेचारे ही काम कर रहे हों बिल्कुल। और आपको भी देख रहे हों तरस भरी नज़रों से कि बच्चा भी बेचारा मेरी तरह रुल रहा है अभी भी, और ये तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मैम जिसने केमिस्ट्री पढ़ ली उसको रुलना, हाँ, उसके मुकदमे में केमिस्ट्री नहीं होना पढ़ चाहिए। के आपको केमिस्ट्री पढ़ के नहीं होना चाहिए। गरीब नहीं मरना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, ये मजाक की बात नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है। Now I request Dr. Uzma to present certificates